नमस्कार। यूपीएससी 2018 के एग्जाम कंडक्ट हो चुके हैं और विश्वास है कि आप सभी लोगों के एग्जाम अच्छे गए होंगे और पूरी जोश लगन के साथ आप मुख्य परीक्षा की तैयारी में भी लगेंगे। आज हम लोग पॉलिटी सेगमेंट से आए हुए इस साल के क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। एक एक क्वेश्चन को बुकलेट ए के माध्यम से हम देखेंगे। आपके पास जो भी बुकलेट हो, क्वेश्चन मैं आपको बताता जाऊंगा, स्क्रीन पे वो लिखा रहेगा, आप उससे मैच कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आया हुआ है जो पॉलिटी सेगमेंट से, वो विपक्षी दल के नेता से संबंधित है। इस क्वेश्चन का आंसर बी है। अब एक बार हम देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। असल में 16वीं लोकसभा चुनाव में यह बेहद चर्चा में विषय रहा कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को विपक्षी दल का नेता नहीं माना गया और कई ऐसे सांविधिक पद थे जहां पर नियुक्ति के लिए विपक्षी दल के नेता की जरूरत थी। ऐसे में यह स्वाभाविक था कि करंट इंस्पायर्ड ये क्वेश्चन आए। अब एक एक स्टेटमेंट को हम देखते हैं कि इस स्टेटमेंट में कौन सी चीजें सही और क्यों गलत है। पहला स्टेटमेंट जो ये कहता है कि पहली लोकसभा में सबसे बड़ा विपक्षी दल स्वतंत्र पार्टी था, यह स्टेटमेंट गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि पहली लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के अलावा जो बड़ी राजनीतिक दल थी वो सीपीआई थी। 489 सीट्स में से 16 सीट्स केवल उसे वहां पर उस समय मिली हुई थी। ऐसे में उस वक्त विपक्षी दल के नेता के रूप में इसे मान्यता भी नहीं दी गई थी। दूसरा स्टेटमेंट जो यह कहता है कि पहली बार 1969 में विपक्षी दल के नेता को मान्यता दी गई थी, यह कथन सही है क्योंकि पहली बार उस वक्त कांग्रेस के विभाजन के बाद कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन के लीडर राम सुभग सिंह को पहली बार विपक्षी दल का नेता वहां पर माना गया था, विपक्ष का नेता माना गया था। लेकिन उस समय भी उन्हें सांविधिक दर्जा नहीं दिया गया था, यानी पार्लियामेंट के किसी एक्ट के थ्रू उन्हें यह स्टेटस नहीं दिया गया था। उसके पहले मावलंकर रूल यहां पर लागू होता था। 1977 में संसद में विपक्ष नेता के वेतन और भत्ते अधिनियम लाया गया और उसके द्वारा पहली बार विपक्षी नेता को न केवल सांविधिक दर्जा दिया गया बल्कि उन्हें कैबिनेट मंत्री का भी दर्जा दिया गया। इसलिए यह जो दूसरा स्टेटमेंट था वो सही था। रही बात तीसरे स्टेटमेंट की, तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि जो अभी का नियम कहता है कि विपक्ष के नेता के रूप में जरूरत इस बात की है कि पॉलिटिकल पार्टी को लोकसभा में वहां 10% सीट्स कुल सीटों का मिला होना चाहिए। 10% सीट्स का यहां कहने का मतलब है कि 55 एटलीस्ट सीट्स उसे मिली होनी चाहिए, लेकिन आप देख रहे हैं कि ऑप्शन में यहां 75 मेंशन किया गया है, तो इसलिए यह स्टेटमेंट गलत है और इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 शेड्यूल से है और यह क्वेश्चन का आंसर होगा ए, ओनली वन। असल में 9 शेड्यूल यह फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हमारे संविधान में इंसर्ट किया गया था और इसके साथ साथ एक नया अनुच्छेद आर्टिकल 31 बी भी इंसर्ट किया गया था संविधान में। उस वक्त तत्कालीन सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती थी भूमि सुधार से संबंधित पहलों को इंप्लीमेंट करना, लेकिन चूंकि राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था और इसलिए वहां बार बार लोग न्यायालय के पास ऐसे भूमि सुधार कानूनों को लेकर चुनौती के रूप में जाते थे। इसलिए संसद के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि 9वीं अनुसूची के माध्यम से यह प्रावधान कर दिया जाए कि अगर भूमि सुधार लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड कोई भी लॉज हो जिन्हें 9 शेड्यूल में अगर डाल दिया जाता है तो जुडिशरी उसका रिव्यू नहीं कर सकती है, यानी उसकी संवैधानिकता का परीक्षण नहीं कर सकती है। हालांकि 1970 के बाद से ही इस 9वीं अनुसूची का दुरुपयोग देखा जाने लगा। यहां बहुत से ऐसे विषय डाले गए जो भूमि सुधार से केवल संबंधित नहीं थे बल्कि अन्य विषयों से जुड़े थे, जो इसके मूल ऑब्जेक्टिव से एक डायवर्सन दिखाया रहा था। इसलिए आगे चलकर आईआर कोहेलो केस में 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर के प्रिंसिपल को यहां पर उसकी वैलिडिटी को फिर से चेक करते हुए यह निर्णय दिया कि जुडिशियल रिव्यू को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता है यदि बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन होता है। इसलिए न्यायालय ने कहा कि 9वीं अनुसूची में अगर कोई भी विषय इस तरीके से इंसर्ट किया जा रहा है जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करता है तो ऐसी स्थिति में उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। न्यायालय ने यह कहा कि 1973 के पहले के जो भी विषय इस सूची में डाले गए हैं न्यायिक समीक्षा उन विषयों की नहीं होगी, लेकिन 1973 के बाद यदि कोई भी विषय इसमें नया डाला जाता है जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करता है तो उसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। तो इसलिए आंसर होगा ए। अगला प्रश्न आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है और इसका आंसर होगा डी, नाइदर 1 नॉट 2। पहला स्टेटमेंट इसका कहता है कि आधार कार्ड को सिटीजनशिप और डोमिसाइल के प्रूफ के रूप में ट्रीट किया जा सकता है।
यह स्टेटमेंट गलत है। इसके पहले भी कोलकाता हाई कोर्ट ने यह डिसीजन दिया था कि आधार कार्ड को यह सिटीजनशिप और डोमिसाइल के प्रूफ के रूप में ट्रीट नहीं किया जा सकता है। हालांकि यह एक आइडेंटिटी कार्ड के रूप में जरूर देखा जाता है, लेकिन सिटीजनशिप और डोमिसाइल के प्रूफ के रूप में नहीं ट्रीट किया जाता है, इसलिए पहला स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। दूसरा स्टेटमेंट जो यह कहता है कि एक बार इशू करने के बाद आधार को डीएक्टिवेट नहीं किया जा सकता है, यह स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। असल में आधार पर जो कानून बना है, आधार इनरोलमेंट एंड अपडेट रेगुलेशन 2016, उसके सेक्शन 27 और 28 में यह प्रोविजन किया गया है कि कुछ रीजन वहां पर मेंशन किए गए हैं जिनके आधार पर आधार कार्ड को डीएक्टिवेट किया जा सकता है। इसलिए यह स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगा और आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एनजीटी और सीपीसीपी के बीच के डिफरेंसेस को लेकर है। इसका आंसर होगा बी। पहले स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो पहला स्टेटमेंट कहता है कि जहां एनजीटी को एक एक्ट के थ्रू स्टेब्लिश किया गया है, वहीं पर सीपीसीबी को एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू स्टेब्लिश किया गया है। असल में यह स्टेटमेंट रॉन्ग है। रॉन्ग इसलिए है क्योंकि एनजीटी तो एक्ट के थ्रू स्टेब्लिश किया गया है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट के थ्रू, लेकिन जहां तक सीपीसीबी की बात है तो इसके लिए यह एक एक्ट के थ्रू स्टेब्लिश किया गया था, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 के थ्रू इसे स्टेब्लिश किया गया था, इसलिए एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। आगे चलकर इसको एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 के थ्रू ज्यादा इंपावर किया गया था। तो यह एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से इसे स्टेब्लिश नहीं किया गया है और इसलिए यह स्टेटमेंट क्या होगा, रॉन्ग। जहां तक दूसरे स्टेटमेंट की बात करें, दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि एनजीटी वो एनवायरमेंटल जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए और हायर कोर्ट पर जो बर्डन थे उसको कम करने के लिए इसको स्टेब्लिश किया गया था। यह कथन सही है। इसका रीजन यह है क्योंकि जब यहां पर देखा गया कि 90 के डिकेड में क्वालिटी लाइफ को लेकर डिबेट चल रही थी, वहां पर इन्वायरमेंटल लॉ से रिलेटेड बहुत से कंसर्न वह कोर्ट के लेवल पर आ रहे थे, जुडिशरी के लेवल पे आ रहे थे और जुडिशियल बर्डन का कारण भी बन रहे थे। और ऐसे मुद्दों पर जहां एक्सपर्टाइज जजमेंट की जरूरत थी, वो चीजें यहां दिख भी नहीं रही थी। ऐसे में एनजीटी ने कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल फील्ड में एक स्पेशलाइज तरीके से डिस्प्यूट सेटलमेंट की दिशा में बड़ा काम किया हुआ है और हाई कोर्ट के लेवल पे जो बर्डन रहा करते थे उनको कम करने में भी रोल प्ले किया है। इस स्टेटमेंट का जो दूसरा पार्ट है कि सीपीसीपी ये कुएं, झरनों की सफाई और एयर क्वालिटी को इंप्रूव करने के लक्ष्य को लेकर चलती है, यह भी कथन इसका सही है क्योंकि हमने पहले ही बात किया है कि एक तो वाटर जो पोल्यूशन यहां एक्ट था 1974 का और एयर जो वहां प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट था, उसके थ्रू यह दोनों ही तरीके के काम इसे दिए गए हैं, यहां पर कुएं और झरने की सफाई से रिलेटेड चीजें हो या एयर क्वालिटी को इंप्रूव करने की। तो इसलिए यह स्टेटमेंट सही है। अगला क्वेश्चन यहां पर विधानसभा के स्पीकर से जुड़ा हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए। यहां पर पहला स्टेटमेंट जो यह कहता है कि विधानसभा के स्पीकर यदि विधानसभा के सदस्य नहीं रहते हैं तो उन्हें अपना पद छोड़ना होगा। तो यह स्टेटमेंट यहां पर सही है क्योंकि आर्टिकल 179 में यह कहा गया है कि अगर विधानसभा का स्पीकर वह सदन के सदस्य नहीं होते हैं तो उनकी सदस्य वो अध्यक्ष के पद पर भी नहीं रहेंगे। दूसरा स्टेटमेंट यह कहता है कि यदि विधानसभा का विघटन हो जाता है तो ऐसे में स्पीकर त्वरित प्रभाव से अपने पद से हट जाएंगे। तो यह स्टेटमेंट गलत है। गलत इसलिए है कि आर्टिकल 179 का ही प्रोविजन यह कहता है कि विधानसभा के विघटन के बाद स्पीकर जब तक पहली मीटिंग विधानसभा की नहीं हो जाती है उसके ठीक पहले तक अपने पद पर बने रहेंगे। इसलिए दूसरा स्टेटमेंट यहां पर गलत है और आंसर होगा ए, यानी ओनली 1। अगला प्रश्न हमारा लॉ और लिबर्टी के रिलेशन पर है और इस क्वेश्चन को लेकर काफी कंफ्यूजन आपके दिमाग में हो सकता है और कंफ्यूजन है भी। पहले मैं अपना आंसर आपको बता देता हूं, फिर हम कंफ्यूजन के बारे में देखते हैं। इसका मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए बी, यानी कि अगर लॉ नहीं है तो लिबर्टी नहीं रहेगी। अब आते हैं एक एक स्टेटमेंट को समझते हैं कि यहां क्यों कंफ्यूजन हो सकते हैं। इसके पहले एक बार हम लिबर्टी के कंसेप्ट को भी समझते हैं। एक जनरल प्रिंसिपल के रूप में लिबर्टी का मतलब होता है जहां एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट्स हो, यानी बाधाओं का अभाव। एनसीईआरटी में आपने ये पढ़ा भी होगा। लेकिन इसका एक और डायमेंशन भी होता है जो ये कहता है कि लिबर्टी का मतलब है हमारी कैपेबिलिटी, हमारी कैपेसिटी को इनहेंस करना।
ऐसे परिवेश का होना जहां हम अपनी क्षमताओं का दोहन कर सके। ऐसे में ऐसे परिवेश के लिए वहां रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाने पड़ते हैं। इसलिए विदाउट रिस्ट्रिक्शन आप जो है यहां लिबर्टी को इमेजिन नहीं कर सकते हैं। अब इन दो कंसेप्ट को ध्यान में रखकर हमें स्टेटमेंट को देखना है। पहला स्टेटमेंट जब कहता है कि देयर आर मोर लॉज देयर इज लेस लिबर्टी, तो यह एक सब्जेक्टिव स्टेटमेंट है। सब्जेक्टिव स्टेटमेंट इसलिए कि अब यह जरूरी नहीं है कि अधिक कानून होंगे तो स्वतंत्रता कम होती जाएगी। कई बार आवश्यक होती है ऐसे कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में या ऐसी सोसाइटी जहां पर बहुत से प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करते हैं अधिक कानूनों की, तो जरूरी नहीं है कि वहां अधिक कानून हो तो स्वतंत्रता सीमित हो जाएगी। तो यह स्टेटमेंट रॉन्ग है। दूसरा स्टेटमेंट जो कहता है कि देयर आर नो लॉज देयर इज नो लिबर्टी, यह स्टेटमेंट सही है। और यह स्टेटमेंट इसलिए सही है क्योंकि अगर लॉ ही नहीं रहेगा तो सोसाइटी में एनार्की लाइक सिचुएशन होगी, यानी अराजकता की स्थिति होगी जहां माइट इज राइट होगा। और ऐसे में अगर कोई अपने लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने की सोचे तो वहां लिबर्टी प्रोटेक्टेड नहीं होती है। इसलिए यह स्टेटमेंट सही है कि अगर वहां पर लॉ नहीं है तो लिबर्टी भी खतरे में होगी या एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब आते हैं तीसरे स्टेटमेंट पर। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि देयर इज लिबर्टी लॉज हैव टू बी मेड बाय द पीपल। यह स्टेटमेंट कंफ्यूजन में डाल सकता है। कंफ्यूजन में इसको डालने का रीजन आप समझिएगा, क्योंकि अक्सर यह कहा जाता है कि लिबर्टी डेमोक्रेसी में एग्जिस्ट करती है, मोनार्की में नहीं। यानी मोनार्की में हम अथॉरिटी की बात करते हैं, लिबर्टी की बात नहीं करते हैं। ऐसे में यह भी एक ऑप्शन हो सकता है कि जहां पर यह स्टेटमेंट सही हो कि लिबर्टी जो है वहां एग्जिस्ट करेगी जहां लोगों के द्वारा कानून बनाया जाए। लेकिन चूंकि यह सवाल मोस्ट एप्रोप्रिएट रिलेशन की बात करता है, तो ऐसे में यहां पर बी ऑप्शन की तुलना में सी ऑप्शन का वेटेज काफी कम है। यानी कि बी ऑप्शन कहीं ना कहीं ज्यादा यहां पर महत्वपूर्ण है। डी ऑप्शन की अगर हम बात करें, इफ लॉज आर चेंज टू ऑफन लिबर्टी इज इन डेंजर, तो यह स्टेटमेंट जो है यह भी सब्जेक्टिव स्टेटमेंट है। जरूरी नहीं है कि अगर वोलाटाइल सोसाइटी हो, बहुत उथल पुथल चल रहा हो, तो वहां पर लॉज चेंज भी होते रहते हैं और जरूरी नहीं कि वहां पर वह स्वतंत्रता को कर्टेल करते हो, स्वतंत्रता को कम करते हो। इसलिए अगर यहां मोस्ट एप्रोप्रिएट रिलेशन की बात की जाए तो दो ऑप्शन में यहां पर कंफ्यूजन हो सकते हैं, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में। इनमें भी अगर सुपीरियरिटी देनी हो तो ऑप्शन बी मेरे हिसाब से वो ज्यादा ऑथेंटिक और ज्यादा सही होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आंसर बी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा पार्लियामेंट्री कमेटी से रिलेटेड है और इसका आंसर है बी, यानी अधीनस्थ विधान संबंधी समिति। अन्य ऑप्शन इसलिए नहीं है क्योंकि पहला जो यहां ऑप्शन है सरकारी आश्वासन संबंधी समिति, असल में इस कमेटी का काम होता है कि वह एग्जीक्यूटिव के जो भी एश्योरेंस होते हैं, जो भी प्रोमिसेस होते हैं, वो उनको एग्जामिन करता है। जबकि जो सेकंड ऑप्शन है अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, इसका काम होता है कि पार्लियामेंट ने अगर कोई कानून बनाया है और उस कानून के क्रम में उस गैप को फुलफिल करने के लिए एग्जीक्यूटिव को कई बार पावर डेलीगेट किया जाता है कि वो उस कानून से संबंधित रूल और रेगुलेशन बना सकते हैं। तो ये रूल रेगुलेशन जो यहां एग्जीक्यूटिव के थ्रू बनाए गए हैं उस कानून के ही एम्बिट में है या नहीं, इसी को एग्जामिन करने के लिए यह अधीनस्थ विधान संबंधी समिति होती है। इसलिए इसका आंसर बी है। जबकि दोनों और ऑप्शन, रूल कमेटी, यहां ऑप्शन सी जो है वो इसलिए गलत है कि रूल कमेटी का काम जो भी वहां पर हाउस के कंडक्ट होते हैं, हाउस के जो भी बिजनेस होते हैं उनके लिए रूल बनाना होता है। और वहीं ऑप्शन डी यानी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी वो प्रोग्राम और टाइम टेबल जो हाउस का होता है उसको डिसाइड करती है। इसलिए इसका आंसर होगा बी, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति।